स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से वीडियो के आगे सामने मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे, जहां पर देश के 4 सबसे बड़े धार्मिक मठों में से एक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब अपनी यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों बताएंगे उनकी यात्रा कहां पर पहुंची है और यात्रा आखिरकार लखनऊ कब पहुंच रही है। दोस्तों क्या यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, बताएंगे डिटेल में किस तरीके की चर्चा चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब बीजेपी वालों को हिंदुत्व के मामले पर एक बड़े शंकराचार्य ने घेरते हुए मोर्चा खोल दिया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, इंतजार करिए। बताएंगे कैसे दोस्तों इस पूरे मामले पर माना जा रहा है कि नीतीश कुछ बड़ा गेम बीजेपी के साथ कर रहे हैं। और बताएंगे कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं दोस्तों, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को देना पड़ा बयान। बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट, और केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट आई है, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट तब सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के सबसे बड़े मठों में से एक मठ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से शंकराचार्य के प्रमाण मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब काशी से अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों लखनऊ उनकी यात्रा होने जा रही है, यानी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। यात्रा के कई चरण होंगे, जिसमें उनकी यात्रा सबसे पहले काशी के संकट मोचन मंदिर से पूजा करने के बाद शुरू हो चुकी है। दोस्तों 7 मार्च को रायबरेली में रात्रि विश्राम के बाद 8 तारीख को यानी आज लालगंज और अंचलगंज के अंदर उनकी सभा होगी। इसके बाद रात्रि विश्राम करने के बाद 9 तारीख को सीतापुर पहुंच रहे हैं, रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 10 तारीख को लखनऊ की सीमा में घुस जाएंगे। दोस्तों इसके बाद 11 तारीख को लखनऊ के अंदर गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना की जाएगी और धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। शंकराचार्य जी के साथ में 20 से अधिक गाड़ियां, 500 से अधिक श्रद्धालु चल रहे हैं और इस दौरान लोगों ने पोस्टर बांटे हैं। दोस्तों इसमें लिखा है कि जिंदा हिंदू लखनऊ चले। इससे पहले शंकराचार्य 8:30 बजे मठ से निकलकर गौशाला पहुंचे थे और गाय की पूजा करने के बाद पालकी पर सवार हो गए। मठ से 300 मीटर दूर चिंतामढ़ी गणेश मंदिर में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की। दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर एक अपडेट क्लियर हो रही है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। धीरे धीरे करके उनकी यात्रा बढ़ती जा रही है और हिंदू समाज के लोगों से बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि लखनऊ के अंदर अब बीजेपी वालों को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा दोस्तों, यानी शंकराचार्य से झगड़ा मोल ले रहे थे दोस्तों, ऐसे में अब पता चलेगा कि शंकराचार्य ने अब धर्म को लेकर जब सवाल पूछना शुरू कर दिया है तो भाजपा वाले कैसे मिमियाने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि लखनऊ के अंदर 11 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो शंकराचार्य को लेकर जिस तरीके से परेशान करने के लिए अपने पूरे तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, प्रशासन शंकराचार्य से कहता है कि आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य है या नहीं है। तो अब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी वालों को साबित करना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य ने बीजेपी वालों को लेकर सवाल उठाया है कि भाजपा वाले हिंदू है या नहीं है, वो साबित करे। और कई अखाड़े के साधु संत जब मौजूद होंगे तो लखनऊ के अंदर गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध सभा का आयोजन किया जाएगा और यहां से आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि धर्म की राजनीति में उल्टा बीजेपी खुद के जाल में फंसने जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी शंकराचार्य जी को सहयोग दिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी को भी यात्रा में साथ आना चाहिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी साथ दिखाई देना चाहिए दोस्तों, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें जब तक नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया है तब तक ये कहना कि नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे और मुख्यमंत्री का पोस्ट बीजेपी को थाली में डालकर देकर चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। नीतीश कुमार के बारे में पल पल चीजें बदलती है, ये बात सबको पता है। नीतीश कब क्या फैसला ले ले इसकी कोई गारंटी नीतीश के साथ वाला भी नहीं दे सकता। यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार के अभी तक इस्तीफे नहीं हुए और उनके बेटे निशांत की जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइनिंग भी एक दिन टाल दी गई थी, यानी बीते दिन ही ज्वाइनिंग होने वाली थी, लेकिन आज ज्वाइनिंग कराई जाएगी दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश के इस्तीफे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें और ज्यादा तेज होने जा रही है, बल्कि और तेजी से धड़कने जा रही है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उनसे सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया है, तो ये सवाल क्या आप पूछ रहे हो कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, कौन बाद में मुख्यमंत्री होगा, ये सब कोई बातें मायने नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और नीतीश कुमार हमारे प्रदेश के नेता है,
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार जी के इस्तीफे से पहले आप लोग ये बातें पूछकर बेफिजूल की बातें कर रहे। कुल मिलाकर उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन कुछ सोच समझकर ही भरा है और उन्होंने आगे कहा कि जनता दल यूनाइटेड के सारे नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। हम निशांत कुमार की भी जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइनिंग करवाएंगे। सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मुख्यमंत्री लंबे समय तक आगे बढ़ते रहे, मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रहे। एनडीए के नेता हमारे नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को जनादेश मिला है 25 से 30। फिर से नीतीश के नारे के साथ हमको जनता ने समर्थन दिया है, तो नीतीश के नाम पर समर्थन मिला है, इसीलिए नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री आगे कौन होगा नहीं होगा ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तय करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ सोच समझकर राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया है, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी और एनडीए गठबंधन की अन्य पार्टियां सोच रही है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, तब इस्तीफा देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, तरसों देंगे, ये सब सोच रहे हैं बीजेपी वाले और एनडीए गठबंधन वाले। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे दोस्तों। राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बावजूद नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं आया है, जबकि सबको पता है कि नीतीश ने नामांकन दाखिल कर दिया तो वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। इसके बावजूद नीतीश इस्तीफा नहीं दे रहे। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी इतनी आसानी से किसी गेम में हार मानते नहीं है और नीतीश कुमार जब तक अपना इस्तीफा आधिकारिक तौर पर दे नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि नीतीश कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो भी राय है दोस्तों और प्रदेश अध्यक्ष की बात पर अगर आप भी मानते हैं कि अब तो शक और ज्यादा गहराता जा रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें देश भर के अंदर सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच में सबसे ज्यादा अगर झटका किसी को लग रहा है दोस्तों तो देश के आम जनता, आम ग्राहक को लग रहा है। जो सिलेंडर खरीद रहे थे उनको अब और पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे में महंगाई अचानक से बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष अलका लांबा के साथ में दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह भी बीजेपी के नेता हरदीप पुरी के घर के बाहर पहुंचकर जोरदार तरीके से विरोध करते हैं दोस्तों। महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर मोदी सरकार का यह फैसला गरीबी में आटा गीला करने वाला है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सिलेंडर के दाम, गैस के दाम कम किए जाने चाहिए। एलपीजी और एलएनजी के दाम तो अभी और बढ़ेंगे। जो रिपोर्टें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई रिपोर्टें आ रही है दोस्तों, इकोनॉमी की रिपोर्ट आ रही है, उससे पता चल रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो विवाद हो रहा है, जो ईरान और इजराइल में जंग चल रहा है, उस कारण से अभी और ज्यादा एनर्जी के दाम बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी की सरकार बोल रही थी कि उनके पास अतिरिक्त मात्रा में पूरा एनर्जी का साधन मौजूद है, यानी तेल, एलएनजी, एलपीजी सब कुछ मौजूद है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब दिक्कतें तो सबके सामने दिखाई देने लगी है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पश्चिम बंगाल पहुंची। यहां पर कांग्रेस के सिलीगुड़ी महकमा परिषद के फांसी देवा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था दोस्तों। ऐसे में इस कार्यक्रम के दौरान जोरदार तरीके का विवाद हो गया ममता बनर्जी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच में दोस्तों। हुआ ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस होने वाला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जिसके लिए एक स्थान तय किया गया था, लेकिन वो काफी छोटा था, ये दावा किया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर दिक्कतें आ गई दोस्तों। यानी पहले जो उनका स्थान था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या लोगों से बात करने का, वो काफी छोटा था और 5000 लोग भी वहां पर नहीं आ पाए। तो संथाल कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रपति एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्यानगर मैदान पहुंची, जहां पर उन्होंने मैदान का आकार देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधाननगर का मैदान इतना बड़ा है, काफी बड़ा है, यहाँ लाखों लोगों के आने की क्षमता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस बड़े मैदान में किया जाता तो 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतना बड़ा मैदान उपलब्ध था, यानी पहले से मौजूद था, फिर भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस लोगों से बातचीत करने का प्रोग्राम एक छोटी सी जगह पर क्यों आयोजित किया गया। उन्होंने लोकल प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो मेरी छोटी बहन है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नाराज है। इसके बावजूद उन्होंने बताया कि कैसे अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस को लेकर आयोजन किया गया था। आयोजन को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई दोस्तों। इसके बाद ममता बनर्जी ने पलटवार किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी तक को बयान देना पड़ा। ममता बनर्जी अपना बयान जारी करते हुए कहती है कि वह राष्ट्रपति का सम्मान करती है, लेकिन अगर कोई 50 बार भी आ जाए तो हर कार्यक्रम में शामिल होना संभव नहीं है। यानी ममता बनर्जी खुद क्यों नहीं गई, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह इस समय धरने पर बैठी हुई है, जिस कार्यक्रम का जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ममता बनर्जी ने कहा कि उस कार्यक्रम के आयोजकों, फंडिंग या आयोजन को लेकर राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राष्ट्रपति राज्य में आती है तो वो जरूर जाती, उनको सूचना मिलती तो वो जरूर जाती, लेकिन संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में उनको कोई जानकारी
नहीं दी गई। राज्य सरकार उस कार्यक्रम का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप साल में एक बार आती तो हम आपका स्वागत करते, लेकिन अगर आप चुनाव के दौरान आते हैं तो आपके हर कार्यक्रम में शामिल हो पाना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं काफी बिजी रहती हूं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति को उनके प्रोग्राम में राज्य के प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी के बारे में दी गई जानकारी गलत थी। बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना हमेशा मुमकिन नहीं होता। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के प्रोग्राम को लेकर जो बयान दिया दोस्तों, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव के टाइम में इस तरीके के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो सकती, इस पर अब नरेंद्र मोदी का बयान आता है। दोस्तों मोदी कहते हैं कि यह शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति इस मामले पर नाराज है। स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में गहरा दुख पहुंचाया है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल सरकार संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को इतनी लापरवाही से ले रही है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है। इस पोस्ट की गरिमा का हमेशा से सम्मान किया जाना चाहिए। आशा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी में सुधरने की भावना जागृत होगी। नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर तृणमूल कांग्रेस भड़क गई। दोस्तों ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति जी से बोल दिया कि उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था 11 तारीख को जब शंकराचार्य लखनऊ आएंगे तो वो उनका पूरी तरीके से स्वागत करेंगे, यानी लखनऊ में शंकराचार्य जी का सम्मान किया जाएगा। ये बयान आया था केशव प्रसाद मौर्य का। और अब केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है, जहां पर 2000 फीट ऊंचाई पर अचानक से डिस्प्ले बंद हो जाता है हेलीकॉप्टर का, धुआं भर जाता है। इसके बाद आनंद फानन में लखनऊ के अंदर हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराए जाने के मामले को लेकर ये काफी गंभीर मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत आ गई कि अचानक से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना पड़ा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एक बड़े हादसे का शिकार हो सकते। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम के साथ में इस तरीके की घटना हुई थी जिसमें उनकी जान चली गई थी। ऐसे में कौशाम्बी जा रहे थे लखनऊ से और उस वक्त उनके हेलीकॉप्टर में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री लखनऊ के लॉ मार्ट ग्राउंड के अंदर कौशाम्बी जाने के लिए रवाना हुए थे। उड़ान भरते ही कुछ मिनट के बाद हेलीकॉप्टर के कैबिन में अचानक से धुआं भर गया, डिस्प्ले अचानक बंद हो गया, जिससे अंदर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया और पायलट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ के एटीसी से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये अच्छी बात है कि आराम से लैंडिंग हो गई दोस्तों, और अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए, पता करना चाहिए कि कौन सा टेक्निकल ग्लिच आया था या किस तरीके का ये एक बहुत बड़ा चूक हुआ है जिसमें उप मुख्यमंत्री की जान खतरे में आ गई थी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री को खुद इस मामले पर जांच करवानी चाहिए दोस्तों, उनको देखना चाहिए कि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ यूजीसी को लेकर 8 तारीख यानी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरदार तरीके के आंदोलन का आह्वान किया गया था दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि यूजीसी के खिलाफ दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से रामलीला मैदान में होने वाले आंदोलन को लेकर अपडेट आई है। पुलिस ने करणी सेना से जुड़े लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया है दोस्तों, आगे नहीं जाने दिया गया। कुल मिलाकर पुलिस वाले हाउस अरेस्ट करके किसी को भी इस आंदोलन में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग यूजीसी को लेकर जारी जोरदार तरीके के आंदोलन की बढ़ती रूपरेखा, बढ़ते स्वरूप से बीजेपी कहीं ना कहीं डरी पड़ी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर 36 केस है। ईडी ने मुझसे लगातार 55 घंटे पूछताछ की। ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। वजह यह है कि वे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, यानी मैं पूरी तरीके से डंके की चोट पर ईडी, सीबीआई और तमाम तंत्र के खिलाफ खड़ा हूं और इसीलिए मेरे खिलाफ मजबूती से कार्रवाई की जाती है। जबकि जब बात आती है दूसरे नेताओं की तो चुप्पी साध कर ये लोग बैठ जाते हैं। ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों। वजह यह है कि वे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही बात बोली है, आखिर केरल के अंदर लेफ्ट और बीजेपी वाले कैसे एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये पहले एक दूसरे के विरोधी थे। दोनों मिलकर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वोटों को डिवाइड करके कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है, अगर एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा तो सत्ता विरोधी लहर के वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट होंगे और इसके फायदा लेफ्ट गठबंधन को होगा और कांग्रेस पार्टी भारी नुकसान में चली जाएगी और इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ दोनों पार्टियों का गठजोड़ दिखाई देने लगा है। साथ ही साथ
अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी है दोस्तों। वॉशिंगटन पोस्ट में यह बात कही जाती है। वो कहते हैं कि खुफिया जानकारी से परिचित 3 टॉप लेवल के अधिकारियों ने बताया है कि रूस ने मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ईरान को जबरदस्त तरीके का सपोर्ट किया हुआ है। यानी ईरान को जो भी मदद चाहिए रूस उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरी मदद पहुंचा रहा है। इस बात का पहला संकेत अमेरिका का एक और प्रमुख प्रतिद्वंदी भले ही अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में हो, लेकिन युद्ध में जरूर है। यानी अमेरिका के खिलाफ रूस लड़ाई लड़ रहा है, बेशक इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रहा हो। इसके पीछे बड़ा कारण यह दिया गया है दोस्तों की बहरीन के अंदर जुफैर में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय के बगल में स्थित एक इमारत को सप्ताह के अंत में एक ईरानी ड्रोन से हमला करके नुकसान पहुंचाया गया है। और हेडक्वार्टर के बगल में ये जो घर था दोस्तों, ये जो रूम था, बल्कि उस रूम के अंदर हेडक्वार्टर के बड़े लोग बैठे थे, यानी अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद थे और उस अधिकारी पर सीधा हमला किया ईरान ने। और ऐसा हमला किया कि बेडरूम में जाकर बम फूटा। इससे पता चल रहा है कि बिल्डिंग को भी नुकसान ज्यादा नहीं हुआ दोस्तों, और केवल जहां टारगेट करना था वहां पर जाकर ईरान ने टारगेट किया है। और एकदम सही लोकेशन बताना कि यहां पर वो व्यक्ति मौजूद है जो ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। और ईरान का टारगेट करना यह बताता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ रूस सही जानकारी सही टाइम पर पहुंचा रहा है ईरान के पास। और इसके बाद ईरान के द्वारा लगातार बम फोड़े जा रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ईरान को सपोर्ट जरूर रूस से मिल रहा है और इसीलिए इंटेलिजेंस के आधार पर ये अटैक हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल जिस तरीके से स्कूलों पर हमला कर रहा है दोस्तों, ईरान केवल उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है, खासकर उन बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहा है। बिल्डिंग्स के अंदर भी किसी एक घर को टारगेट कर रहा है जहां पर ईरान के खिलाफ काम करने वाला अमेरिका का कोई बड़े लेवल का अधिकारी मौजूद है। यानी ईरान एकदम प्रिसाइज लोकेशन पर प्रिसाइज टारगेटिंग कर रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आम जनता की जेब पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है दोस्तों। अब अगर आप लोग नॉर्मल गैस खरीदने जाएंगे, यानी 14 किलो 200 ग्राम वाला गैस खरीदने जाएंगे, एलपीजी का सिलेंडर खरीदने जाएंगे, तो आपको पहले 853 रुपए देने थे, लेकिन अब वो बढ़ गया है, 913 रुपए दाम हो चुका है। यानी 60 रुपए यहाँ पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरीके से कोलकाता के अंदर अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको 939 का रेट मिलेगा। और ऐसे ही अगर कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं तो पहले से आप लोगों को तकरीबन 115 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। और ये 115 रुपए क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर अशांति फैली हुई है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये तो सबको पता था कि ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो बीजेपी की सरकार ने उस तरीके से पेट्रोल, डीजल और जो गैस सिलेंडर की सामान है दोस्तों, एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्यों नहीं जल्दी से कदम उठाए ताकि लोगों को महंगाई की कम मार पड़े। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी सरकार की पॉलिसी फेलियर का फायदा उन कंपनियों को हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जो लोग गैस सिलेंडर लोगों को देते हैं, यानी गैस सिलेंडर बांटने वालों को और गैस सिलेंडर बेचने वालों को फायदा मिल रहा है, जबकि आम जनता इसमें पूरी तरीके से दब गई है, कुचल गई है। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें असम में कांग्रेस पार्टी 4 विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। गौरव गोगोई ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के साथ साथ असम जातीय परिषद और ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स के लोगों से मुलाकात करते हुए विपक्ष को मजबूत करने की बात कही है। दोस्तों, जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए। गोगोई ने कहा कि हमें लगा कि अब समय आ गया है कि हम अपने विचार जनता के बीच लेकर जाए, एकजुटता के साथ में संयुक्त अभियान शुरू करें। अब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो गई, तो गोगोई ने कहा कि हम लोग कई और पार्टियों को साथ में जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो विकल्प है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़कर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो विपक्ष के वोट है वो आपस में विभाजित ना हो। विपक्ष के वोट एकजुट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को आराम से हराया जा सकता है। बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने गौरव गोगोई एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा को लेकर भी एक बड़ी अपडेट दी है। उड़ीसा से जुड़ी हुई अपडेट यह है कि उड़ीसा में राज्यसभा के संयुक्त उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर दत्तेश्वर होता ने पार्टी के लोगों से मुलाकात की है, कांग्रेस से मुलाकात की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में इनको सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस और लेफ्ट के पास मिलाकर आंकड़ा 15 के आसपास का है दोस्तों, और बीजू जनता दल के साथ मिलकर इनका सपोर्ट किया जाएगा। दत्तेश्वर होता को सपोर्ट किया जाएगा और चुनाव भी दत्तेश्वर होता जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं चौथी सीटें किसके खाते में जाती है दोस्तों। चौथी सीट को लेकर जोरदार तरीके का संग्राम देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर नए वोटर लिस्ट तैयार करने का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। इसके तहत ही आंकड़े सामने आ गए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। लखनऊ के लोक भवन में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि इस बार यूपी में नया रिकॉर्ड बन गया है। 27 अक्टूबर 2025 से अब तक 86 लाख लोगों ने नया वोटर बनने के लिए आवेदन किया है। खास बात यह है कि नाम जुड़वाने की रेस में महिलाओं ने पुरुष को पीछे छोड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिनवा ने आंकड़े के जरिए बताया कि पिछले 2 महीने से 6 जनवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में 70 लाख लोगों के नाम जोड़े गए फॉर्म 6 के माध्यम से, यानी नए नाम के तहत आगे नाम जोड़ा गया। 3 करोड़ 26 लाख वोटरों को नोटिस दिया गया था। ऐसे में दोस्तों,
दोस्तों लगातार जांच पड़ताल जारी है और जो फाइनल लिस्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि आखिर 27 मार्च को किन लोगों के नाम करते हैं, किन लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। साथ ही साथ 27 मार्च की समय सीमा पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। साथ ही लोग घर में बैठकर बुक कॉल विद BLO सुविधा का इस्तेमाल करके बूथ लेवल अधिकारी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन की जमकर तारीफ की है। दोस्तों उन्होंने केरल के अंदर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भारत की जीत के स्टार रहे संजू सैमसन, जो तिरुवनंतपुरम से है, उन्हें लेकर कहा कि वो केरल के लिए गर्व है, यानी केरल के लिए प्राउड है। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने संजू सैमसन को लेकर कहा कि संजू सैमसन जैसे लाखों लोग केरल के अंदर है जो देश और विदेश में रहकर भारत का नाम हमेशा रोशन करते हैं और भारत हमेशा उनको लेकर पूरी तरीके से गर्व महसूस करता है। ऐसे में संजू सैमसन की तारीफ राहुल गांधी कर रहे तो सब खुश हो गए। दोस्तों साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं नेता नहीं होता तो एयर स्पेस कारोबारी होता, एरोस्पेस कारोबारी होता। और चीन की तारीफ में उन्होंने कहा कि इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम बेजोड़ है, चाइना के काम करने के तरीके से हमको सीख लेना चाहिए। चाइना के पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्षमता है, यानी जिस लेवल पर वो प्रोडक्शन कर सकता है, उत्पादन कर सकता है, उस लेवल का उत्पादन हमारे भारत के अंदर भी होना चाहिए। राहुल गांधी से लोग सवाल पूछ रहे थे कि अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या आप बनते, तो राहुल गांधी इसका भी जवाब देते। केरल में 2 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी है, जिसमें टेक्नो पार्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT फेटर्निटी के साथ में राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चाइना के इंडस्ट्रियल सिस्टम की जमकर तारीफ की। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि चीन ने एक शानदार इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाया है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है और पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल सिस्टम बेजोड़ है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर? राहुल गांधी के बयान पर लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी ने यह बता दिया कि केरल के चुनाव को लेकर पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि केरल के अंदर एक बम्पर जीत हो, ऐसी जीत हो जो आने वाले दिनों के अंदर भी एक रिकॉर्ड बनाए। ऐसे में दोस्तों क्या आप मानते हैं कि दिन आ चुका है जब कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का जाते जाते आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि गर्मी आ चुका है तो आपके लिए प्रोडक्ट है निविया मेन कूल किक। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगल बगल को ठंडा रखने के लिए और गर्मी से आपको राहत मिलेगी। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।